हम्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कशवाहा स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम हर शाम को पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं आपके सामने और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर अपन पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा है शक्तियों की बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया है। इट मींस ए सेपरेशन ऑफ फंक्शन रेदर देन पावर्स इज फॉलोड। और थर्ड है ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें तो जो अपनी गवर्नमेंट है उसके 3 हिस्से होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। एक तो होता है अपना लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो पहले वाला जो ऑप्शन है अपने पास में वो सही हो जाएगा। दूसरा है कि सेपरेशन ऑफ फंक्शन रेदर देन पावर्स इज फॉलोड। तो बिल्कुल है कि जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो शक्तियों के बजाय किसका बंटवारा हुआ, कार्यों का पृथक्करण हुआ। तो दूसरा ऑप्शन भी राइट हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तीनों के तीनों ऑर्गन, एकदम गलत स्टेटमेंट है। तीनों की तीनों की आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहती है, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करते हैं। वो तो डिपेंड करते हैं, तो अपना जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और राइट आंसर जो है वो 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आज आपकी ये रहा। बताइए कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बोला था? किसने बोला था? डॉक्टर के एम मुंशी ने बोला था, या अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने बोला था, या हिदायतुल्लाह ने बोला था, या अर्नस्ट मार्कर ने बोला था? बताइए। इस गर्मी के मौसम में चाय पीने का जो मजा है ना वो कुछ अलग ही है। अगर आप एस्पिरेंट हो या आप कोई काम कर रहे हो तो जो चाय पीने के बाद जो एक अलग ही एनर्जी मिलती है ना कि हाँ अब देखो पॉलिटिक्स पूरी खत्म कर देंगे और आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें, तो वो एक जोश आपको देती है। और इसी जोश के साथ इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो डॉक्टर के एम मुंशी आपका राइट हो जाएगा। के एम मुंशी ने यह बोला था कि जो अपने पास प्रियम्बल होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल होरोस्कोप होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ किसका था? यानी अगर हमने बात करते हैं तो नॉर्मली 8 अपने पास में शेड्यूल थे, उसके बाद वो 12 बन गए थे। तो 9वीं जो सूची ऐड हुई थी वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐड हुई थी, ये अपने को बताना है। तो अगर हम बात करें 9th जो सूची है, ठीक है, वो जो 9th वाली सूची है वो ऐड हुई थी उस टाइम पे जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। और 1951 में जब हुआ था तब प्राइम मिनिस्टर अपना कौन था? तो वो जेएल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। यानी जो आपका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो जमीन वाला था मुद्दा उठा था उसके लिए 9वीं सूची आपको देखने को मिलती है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चौथा क्वेश्चन, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर बताइए क्या उनका आंसर राइट होगा। पहला है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। दूसरा है नोट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। और तीसरा है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो बताइए कौन सा आंसर आपका राइट होगा। चलिए सभी के आंसर धीरे धीरे आ रहे हैं, बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। तो प्रियम्बल जो है वो अलग अलग जब केस हुए थे तब अलग अलग चीजें बताई गई थी। जैसे अगर आप बात करो तो चंपक दोहराई राजन केस हो गया, उसके बाद में केशवानंद भारती केस की बात कर दो, ठीक है। और केशवानंद भारती के जो केबीसी केस अपन नॉर्मली इसको बोलते हैं, इस केस के अंदर
ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नोट ए पार्ट है, ये वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, क्या इसका कोई लीगल इफेक्ट होता है? तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्रियम्बल ना तो पावर देता है और ना ही पावर को छीनता है। किससे चीज को, किसी भी चीज के अंदर जब बात की जाती है तो प्रियम्बल ना तो किसी की पावर को छीनता है ना ही पावर को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है इंडिपेंडेंटली अदर पार्ट्स की तरह। तो जो आंसर आपका है वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। बताइए, ये हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा था कि अपना इंडिया के अंदर आपको ये लाइन से याद रखना है। पेपर में कई बार आपको ऐसे बोल देगा कि अरेंज ऑर्डर में उनको बताइए, तो आपको याद रखना है पहले सोवर्न आता है, फिर सोशलिस्टिक आता है, फिर सेक्युलरिज्म आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है। तो इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो अपन ने यूके से लिया है। तो आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किसने मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेख शैली के अंदर लिखा था? पहला है एस.एन. मुखर्जी, फिर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तीसरा है वसंत कुमार वेद्याय और फिर अगला है नंदलाल बोस। बताइए किसने इसको लिखा था, कौन सा आंसर राइट होगा? तो एस.एन. मुखर्जी की बात करें तो ये चीफ आपको देखने को मिलेंगे ड्राफ्ट्समैन। अगर अपन अगले की बात करें प्रेम बिहारी रायजादा, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश के अंदर ये लिखा था। हमें हिंदी के अंदर बोला गया है, तो हिंदी के अंदर आपको वसंत कृष्णा वेद्या देखने को मिलते हैं। और अगर अपन नंदलाल बोस की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देखते हो तो उसके ऊपर जो डेकोरेशन कर रखी है वो नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर ने की थी। तो जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी? बताइए कौन सा आंसर राइट हो, यानी सॉरी, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण और शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? चलो बताइए आंसर कितना होगा? सभी का सही आ रहा है आंसर अभी तक? चलिए बताइए। तो अपन अगर बात करें सूची की, तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको और आपको ट्रिक वो याद भी होगी कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आपने याद की थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये अपने जो अनुसूचित जाति, अपने अनुसूचित जाति, और अगर बात करें तो इस टाइप से शेड्यूल वाले की बात की थी, तो किस अनुसूचित जाति के अंदर है? टी का मतलब टेरिटरी की बात हुई थी, फिर इसमें एमिलमेंट्स की बात हुई थी, ओथ एंड अफर्मेशन की बात होती है, उसके बाद में आर की बात करें तो ये राज्यसभा की सीटों की बात करता है, ये शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, अदर शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये फेडरल वाले की बात करता है। ये इस हिसाब से अपन ने सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब हमें बताने से आगे ऑफिशियल लैंग्वेज आएगा, फिर लैंड वाला आएगा, फिर एंटी डिफेक्शन वाले केस लगेंगे, फिर पी का पंचायती राज होता है, एम का म्युनिसिपलिटी होता है, अपने टोटल 12 देखी हुई थी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी अनुसूची में, तो जो 5वीं अनुसूची है जहाँ पे शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आप इस जो भी आपको दे रखा है कि माइनिंग के लिए डिक्लेयर किए जाने वाला, तो ये आपको जो अनुसूची 9 है वो नहीं देखने को मिलेगी, अनुसूची 5 के अंदर देखने को मिलेगी। तो आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि दैट सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे, पूछा है अपने को, सेलिब्रेशन जो होता है वो कौन सा सेरेमनी होता है? तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वो विजय चौक के ऊपर होती है और अंतिम सेरेमनी वही होती है। उसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं और वहीं पे 26 जनवरी का समापन हो जाता है। क्लियर है? तो विजय चौक पे होती है ये, और रिपब्लिक डे का बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला आपके पास में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947।
तो आपको पता है कि मई 1947 की बात नहीं थी, ये एक्चुअल में अगर बात करोगे तो मई 1949 था। 1949 के अंदर अपन जो है वो कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन में आए थे, तो पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। क्या जनवरी 1950 में नेशनल एंथम को लिया गया था क्या? और अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948। और तीसरा जो सॉरी डी वाला है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949। तो आपको पता है जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उस टाइम पे झंडा फहराने की बारी आएगी, इसका मतलब आपको पता है डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम एक दिन 19 अपन बात करें तो 50 के अंदर देखने को मिलेगा, तो जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये 1948 में नहीं हुआ, 1950 के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का ये है कि भारत के संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है, यानी यूनिटरी फीचर आपको बताना है। ठीक है, तो दो टाइप के फीचर होते हैं, तो फेडरल फीचर होता है, एक यूनाइटरी फीचर होता है। यूनिटरी फीचर में पहले की बात करते हैं कि बाइक्रेलिज्म सिस्टम है, तो बाइक्रेलिज्म सिस्टम यूनिटरी में नहीं होता, ये फेडरल फीचर के अंदर आता है, तो ये तो फेडरल फीचर हो गया। अगला बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो आपको यूनिटरी फीचर देती है, जबकि अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी तो वो फेडरल सिस्टम में आएगी। और सिंगल सिटीजन ये भी यूनिटरी के अंदर आती है। इसने बोला है नोट ए फीचर, अच्छा नोट पूछा है ना, तभी तो बताया। एक सेकेंड, नोट पूछा है तो ये फेडरल वाला आंसर सही हो जाएगा। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपको पता है यूनिटरी के अंदर आती है, सिंगल सिटीजनशिप बीसी में आएगा, और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट जो है ये बीसी में आएगा। क्लियर है? तो ये जो तीनों है नीचे वाले वो तो आपको यूनिटरी फीचर के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद में आईपीएस आईएएस वाले अधिकारी जो होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, वो भी यूनिटरी में आते हैं, इमरजेंसी प्रोविंसेस वगैरह आगे, वो सारे आपको यूनिटरी फीचर में देखने को मिलते हैं। बाइक्रेलिज्म हो गया, ड्यूलिज्म टाइप के हो गए, वो आपको फेडरल फीचर के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वो भी फेडरल फीचर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कौन सी वाली कमेटी थी जिसके ये बने थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो क्रेडेंशियल कमेटी की बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अयंगर देखने को मिलेगा। यूनियन पावर यूनियन की बात करते हैं तो आपको जेएल नेहरू का देखने को मिला। ऑर्डर ऑफ बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के लिए पट्टा सीतारमैया आपको के मुंशी देखने को मिलते हैं। सॉरी, जब भी आप बिजनेस की बात करोगे तो के मुंशी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल राइट ऑफ द सब कमेटी तो आपको जेबी कृपलानी वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है क्रेडेंशियल कमेटी के लिए वो अय्यर साहब है, यानी आंसर जब आपका ये ऑप्शन राइट है। क्लियर है? कितने बच्चों का आ रहा है भैया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से शानदार तरीके से चीजें चल रही। आगे तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री से अपन ने रिपब्लिक वाला कंसेप्ट लिया? तो फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ वो तो जापान से लिया था। ऑस्ट्रेलिया से तो बात करें तो अपन ने ट्रेड ली थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अपन ने याद किया था ना ट्रेड वाले की बात करें। अगर दो चीजें आती है, तो आता देखो लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लैंग्वेज जो है वो अपन ने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। उसके बाद में फ्रांस से बात करें तो ये रिपब्लिक वाला आपने फ्रांस से उठाया है। बाकी जर्मनी की बात करें तो जो इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं नॉर्मली आर्टिकल जो 20 और 21 को छोड़कर। तो जर्मनी वाला जो है वो अपन ने जितने भी इमरजेंसी लगती है तब आपके फंडामेंटल राइट का जो हनन होता है वो अपन ने जर्मनी से उठाया। तो आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, तो फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट वाइस वर्सा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? बताइए कौन सा। चलिए कौन सा आंसर राइट आएगा बताइए। बिल्कुल सही है। तो पहला अपन बात कर लेते हैं, इनकरेक्ट पूछा अपने को। थ्रू इंडियन हैज द फेडरल सिस्टम हैज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरलिज्म। ठीक है, तो पहले वाला अपने पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या दे रहा है? आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन बी क्रिएट न्यू स्टेट।
आर्टिकल 5 अगर अपन नॉर्मली बात करें तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और जब सिटीजनशिप से रिलेटेड है तो आर्ट अपने पास में जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा जो है अपने पास में गलत हो जाएगा। अगले की बढ़ते हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट लॉज फॉर द स्टेट। यूनियन लिस्ट की जब बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में तो अपन क्या करेंगे, यूनियन ही बना पाएगा, और स्टेट लिस्ट में कौन बना पाएगा, स्टेट वाले बना पाएंगे। और जो आपके पास में तीसरी कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें यूनियन अपने स्टेट दोनों आपस में समझौते से वो चीजें बना सकते हैं, तो तीसरे वाला वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। तो आपको भी बताया कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसके ऊपर दोनों ही बना सकते हैं लोग। तो जो ऑप्शन दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया, और आपको इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर जो बी आपका है वो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे, जिनकी बैठ के कितने दिनों तक चली थी बताइए। 100 कौन कौन से ऑप्शन, 180 है, 115, 165 और 132 है। बताइए कितने दिन चली थी। तो आप तो 11 का मल्टीपल ढूंढ दीजिए कौन सा है। बोला सर 11 का मल्टीपल तो 165 भी है, 132 भी है, तो 165 जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो 165 बैठ के बैठी थी, 11 जब सत्र हुए थे, और टोटल आंसर जो आपका राइट हो जाएगा वो 165। तो वो तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा 165। अगला जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के कौन से वाले अध्यक्ष। जीवी मावलंकर की बात याद करो, अपन ने जब पढ़ा था तो एक साइड तो राजेंद्र प्रसाद को पढ़ा था, एक जगह जीवी मावलंकर को पढ़ा था। अगर अपन पार्लियामेंट की बात करते हैं उस टाइम पे तो एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल ऑफ द एक्सक्लूडेड। तो जब आप फंडामेंटल राइट पे आते हो ना तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं। कमेटी ऑन द फंक्शन, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। क्या नेशनल फ्लैग के अंदर भी आपको क्या राजेंद्र प्रसाद याद आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। जो एड हॉक कमेटी 3 बैठी थी, देखो तो नेशनल फ्लैग की बैठी थी, जैसे सिटीजनशिप की और एक सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी, उसके तो वर्धाचार्य आपको देखने को मिलेंगे। बाकी नेशनल फ्लैग वाली एड हॉक कमेटी उसके राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। एकदम सही चल रहे, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। तो कमेटी ऑन द फंक्शन जो है, जो फंक्शन के ऊपर कमेटी बैठी थी वो आपका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पहले वाली माइनॉरिटीज का आपने बता दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस की बात करते हो तो आपको बिजनेस के लिए भी बताया था के मुंशी आपको देखने को मिलेंगे, तो आंसर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंडिया इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। अब ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपन ने लिया है पार्लियामेंट्री वाला, वो कहां से है? तो अगर आपको याद हो तो अपन ने बात की थी कौन से वाले की, यूके वाले की। तो जो अपने ब्रिटेन वाला है वो आपको वेस्टमिनिस्टर मॉडल देखने को मिलता है, और वहीं से अपन ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली है। ठीक है। जैसे फ्रांस के अंदर अभी बात की थी रिपब्लिक वाला चीज लिया अपन ने। साउथ अफ्रीका से अगर अपन बात करेंगे तो अमेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना, और एक चीज जानते हो कि राज्यसभा में 2 टाइप की सीटें होती है, एक तो नॉमिनेशन होता है और दूसरे वाला क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है। अगली बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से अपन ने प्रेसिडेंटरी गवर्नमेंट ली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो यूके से ली गई है, तो आंसर जो है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? वापस देखो कौन सा आ गया, फेडरल फीचर पूछा है कि फेडरल फीचर कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, फेडरल फीचर नहीं है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल फेडरल फीचर नहीं है। ड्यूल गवर्नमेंट आपको बताया था, ड्यूल गवर्नमेंट होता है, यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट तो है सर। डिवीजन ऑफ पावर की बात कर लो, ये भी होता है। ऑल इंडिया सर्विस आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये यूनिटरी फीचर है। जो आईएएस आईपीएस आईएफएस वाले होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको फेडरल फीचर में, जबकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, ये आपके यूनिटरी होते हैं। तो यूनिटरी कौन सा नहीं है, सॉरी फेडरल कौन सा नहीं है पूछा है ना, तो फेडरल वाला कौन सा आ जाएगा, ऑल इंडिया सर्विस। बिकॉज ऑल इंडिया सर्विस वाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा यूनियन। ठीक है, यूनिटरी फीचर। उसके बाद अगले चलते हैं, नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा फीचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है बेसिक फीचर? पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बिल्कुल है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, बिल्कुल। बोलते हैं ना कि पार्शियली फ्लेक्सिबल और पार्शियली रिजिड है। अगला लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। इसे हाथी का आकार का बताया गया, सबसे बड़ा ये आपको देखने को मिलेगा।
अगला है ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, ये गलत हो गया कि एक सोर्स से लिया गया। अलग अलग देशों से अपन ने अलग अलग चीजें ली। आपको पता होगा अपन ने रशिया से भी लिया, जैसे यूएसएसआर बोलते थे अपन, उसके बाद में यूएसए से भी लिया है, ब्रिटेन यूके से भी लिया है आपने, आपने जापान से भी लिया है, साउथ अफ्रीका से भी लिया है, जर्मनी से भी लिया है, बहुत अलग अलग जगहों से आपने लिया। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब हो गया कि अपने इंडिया का अगर बात करें कौन सा धर्म है, तो कोई धर्म नहीं है, अपन धर्म निरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों की बराबर तरीके से अपने देश भारत के अंदर इज्जत की जाती है। तो द स्टेट डजंट, तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी स्टेट हो गया या फिर अपना पूरा भारत हो गया, ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर पाएगा कि हम तो इस धर्म को ही प्रमोट करेंगे, क्योंकि स्टेट और यूनियन का कोई भी धर्म है ही नहीं, हम धर्म निरपेक्ष हैं। तो स्टेट डजंट प्रमोट एनी रिलीजन आपका सही हो जाएगा। तो ये इसका अर्थ क्या है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। अगर अपन देखो नॉर्मली इंडिया के अंदर बैठे हैं तो अपने लिए 28 स्टेट आते हैं, 8 यूटी आती हैं, लेकिन जब आप यूनाइटेड नेशन में जाते हो तो हर एक कंट्री को एज ए स्टेट देखा जाता है। तो ये स्टेट उसी तरीके से है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में जो स्टेट है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं बोलेंगे अपन, देश की बात करते हैं तरीके से, जब अपन यूनियन अपने क्या बोलते हैं वर्ल्ड लेवल पे चले जाते हैं। अगला है द स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, बिल्कुल गलत है। द स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, बिल्कुल गलत है। द स्टेट कैन प्रमोट एनी रिलीजन, बिल्कुल गलत है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये है कि आप कोई भी धर्म का प्रचार नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन है, बताइए। पहला है बी एन राव। तो बी एन राव तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पे कोई देखने को मिलेगा, आपको याद है। अगला है के एम मुंशी। तो के एम मुंशी तो आपको पता है, यहाँ पर जब अपने ड्राफ्ट कमेटी बैठते 29 अगस्त 1947 वाली, तब भी अपने पास में देखने को मिलते हैं। 1948 के अंदर सॉरी बनी थी, उस टाइम भी आपको देखने को मिलते हैं। पिंगाली वेंकैया और प्रेम बिहारी रायजादा, बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें तो पिंगाली वेंकैया जो व्यक्ति है वो आपको राष्ट्रीय ध्वज देखने को मिलता है, 3:2 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा को उदाहरण दिया गया है। कनकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया बताओ। तो कनकरेंट लिस्ट यूएसएसआर से है, जापान से है, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से, बताना आपको कौन सा आंसर राइट है। बिल्कुल बताइए कौन सा आंसर आपका राइट आएगा। जैसे अपन इमरजेंसी प्रोविंसेस की बात करें, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो वो तो आपको कहां से देखने को मिलती है, यूएसएसआर से देखने को मिलती है। जापान द प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ये जापान वहां से देखने को मिलता है। जर्मनी आपको बताया था कि जब इमरजेंसी लिखते तो फंडामेंटल राइट सारे के सारे छीन लिए जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। तो यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रेड वगैरह है, बाकी अपन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज लेते हैं वो वाली, और आपका जो कनकरेंट लिस्ट आता है वो भी आपने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। आप सभी को पता है 15 महिलाएं आपको देखने को मिलती है। तो 15 जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, 15 इज द राइट आंसर। 15 महिलाएं आपको देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान में संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब क्या हो गया कि आपको यूनियन लिस्ट का बताना है। तो ये लिखकर वाला कहां देखने को मिलता है, तो लिखकर वाला आपको स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है। आपने नॉर्मल देखा हो कि यार भाई हरियाणा के अंदर दारू सस्ती मिल रही है, राजस्थान में महंगी मिल रही है, गुड़गांव में सस्ती मिल रही है, क्योंकि देखो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग उसका रेट डिसाइड कर रही है। तो जो लिक्कर है, जो शराब है, वो आपका स्टेट लिस्ट का मुद्दा होता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि सोशल प्लानिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्रत्यरण हो गया और बॉयलर हो गया। तो संघ सूची का विषय आपको बताना है कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। चलिए बिल्कुल, तो अगर अपन बात करें एक्सट्राडर्सन की, जिसे प्रत्यारण बोलते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो प्रत्यारण होता है वो आपको देखने को मिलेगा, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 5वीं सूची की बात करें तो आपको बताया था कि शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब वाले की बात करते हैं, टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीएम बताया था। तो प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगला प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रोविजन रिलेटेड टू ओथ एंड अफर्मेशन और प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो आपको ओल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बताया था, उसके अंदर बताइए कि टी का मतलब क्या था, टेरिटरी वाला, यानी यूनियन एंड टेरिटरी। उसके बाद में ए की बात करें तो इमिलमेंट्स आता है। तीसरे वाले की बात करें ओथ, जो ऑप्शन आपके पास में सी है तो वो किसकी बात करता है, तीसरी सूची की बात करता है। चौथी की बात करें तो राज्यसभा की जो सीटें एलोकेट होती है, मान लीजिए कुछ स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे राज्यसभा की सीटें ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं कम है तो कहीं कम मिलती है, जैसे सिक्किम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जो स्टेट हो गए समाज जी का मतलब गोवा हो गया, उनको राज्यसभा की एक एक सीटें मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद में आगे तरफ बढ़ते हैं अपन। तो ये वाला किसके हो गया, 3 केंद्र हो गया। चौथे की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटें आपको बता दी। पांचवें की बात करते हैं शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर 6 की बात करते हैं तो अदर शेड्यूल एरिया की बात होती है, जिसमें अपन ने नॉर्मल ट्रिक आपको याद ही होगी, एटीएम विदाउट मनी। ए का मतलब आसाम है, टी का मतलब त्रिपुरा है, एम का मतलब विदाउट मनी है तो मणिपुर नहीं आएगा, मेघालय मिजोरम देखने को मिलता है। तो ये आपको 6 नंबर लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऐसी लैंग्वेज टीयर्स के बाद में एस के बाद में ओ आता है, ओ का मतलब आपको जो फेडरेशन वाला है वो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 8 वाले के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। बिल्कुल आपको याद होगा कि 13 दिसंबर 1946 में लिया गया था, इसे 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन जनवरी 22 1947। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रेम्बल वगैरह जितने भी चीजें हुई है वो आपको जब 1950 के अंदर आप लेते हो उस दिन आपको डिसाइड करनी होती है, अडोप्ट उसी टाइम होता है। तो जो राइट आंसर है वो ओनली ए आपका सही हो जाएगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो ओनली ए इज ट्रू, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये अपन ने जो शुरुआत के अंदर पॉलिटी के जो क्वेश्चन किए वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ इसके बाद में अपन बात करें कि जो लिस्ट वगैरह होती है या अनुसूची अपन ने बात की है उनके ऊपर देखने को मिलते हैं जितने भी शेड्यूल थे। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के 25 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास के अंदर अपन हिस्ट्री के आगे से स्टार्ट करेंगे जहां पर चेल चोरा पांड्या कर चुके थे, आगे की तरफ बढ़ने वाले। क्लियर हो गया? चलिए, तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।